बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज सियासी और कानूनी ख़बरों पर गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले कुछ थोड़ी सी बात हम क्रिकेट पे करेंगे। नाज़रीन, T20 वर्ल्ड कप के आज दूसरे सेमीफाइनल का ना सिर्फ फैसला हुआ है, बल्कि भारत के ख़िलाफ़ इस बड़े मैच में इंग्लैंड की टीम ने एक नया रिकॉर्ड सेट किया है। वो रिकॉर्ड जो पिछले 11 मैचों में दुनिया की कोई टीम ना तोड़ सकी, उस रिकॉर्ड को आज भारत के ख़िलाफ़ इंग्लैंड की टीम ने ना सिर्फ तोड़ा है बल्कि एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है। वो रिकॉर्ड क्या है, उसकी डिटेल क्या है, वो कुछ देर के बाद आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले इस बड़े मैच के जो मुख्तसरन स्टैट हैं वो मैं आप नाज़रीन के साथ शेयर करूंगा। नाज़रीन, इंग्लैंड के कैप्टन जॉस बटलर ने सेमीफाइनल का टॉस जीता और भारत को पहले खेलने की दावत दी और भारतीय बैट्समैनों ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर में 169 रन्स का टारगेट सेट किया। और जब ये इंडिया की जानिब से इंग्लैंड को 169 रन्स का टारगेट दिया गया, तो जब तक इंग्लैंड के बैट्समैन क्रीज पे नहीं आए थे, बैटिंग करने के लिए नहीं आए थे, तो कोई भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ये तवक्को नहीं कर रहा था कि 169 रन्स का जो टारगेट है वो इंग्लैंड की जानिब से बआसानी चेस कर लिया जाएगा, हासिल कर लिया जाएगा। लेकिन जब इंग्लैंड के ओपनर क्रीज पे आते हैं और भारतीय बॉलर्स ने अपनी बॉलिंग का आगाज़ किया, तो फिर आपने भी देखा, हमने भी देखा कि इंग्लैंड के बैट्समैनों ने भारतीय बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया। इंग्लैंड के ओपनर्स के सामने भारतीय बॉलर्स बेबस दिखाई दिए और बआसानी इंग्लैंड के ओपनर ने ये मैच जो है वो 10 विकेटों से जीत लिया और जो 169 रन्स का टारगेट था उसे सिर्फ 16वें ओवर में इंग्लैंड की जानिब से हासिल कर लिया गया। अब इस मैच में रिकॉर्ड क्या बनाया है भारत के खिलाफ इंग्लैंड की टीम ने, तो नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया के इस एडिलेड ग्राउंड पर अब तक जो 11 इंटरनेशनल T20 मैच खेले गए हैं, इन 11 मैचों की ख़ास बात ये थी कि जिस टीम ने इस ग्राउंड के ऊपर टॉस जीता वो मैच नहीं जीत सकी। यानी 11 मैच हुए इस ग्राउंड पे इंटरनेशनल T20, लेकिन जिस टीम ने टॉस जीता वो मैच नहीं जीत सकी, बल्कि टॉस हारने वाली टीम ने, चाहे उसने पहले बैटिंग की है चाहे उसने बाद में बैटिंग की है, टॉस हारने वाली टीम ने इस ग्राउंड पे मैच जीता है। तो आज इंग्लैंड की टीम ने ना सिर्फ टॉस जीता बल्कि जो तारीख चली आ रही थी कि टॉस जीतने वाली टीम इस ग्राउंड पे हारती है, उस तारीख को भी आज इंग्लैंड की टीम ने जो है वो तब्दील किया है और एक नया रिकॉर्ड उन्होंने सेट किया है कि टॉस जीतने वाली टीम एडिलेड के इस ग्राउंड के ऊपर T20 मैच जीत सकती है। अगर आपके हौसले बुलंद हों, अगर आपकी विल हो और आप मैच जीतना चाहते हो और आप अपना 100% देते हैं तो आप मैच जीत सकते हैं, उसका टॉस के साथ कोई लेना देना नहीं। अब आ जाते हैं हमारे आज के प्रोग्राम की जो अहम खबरें हैं। तो सबसे पहले 3 तैनातियों की खबर आप नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, आज वज़ारत कानून की जानिब से जस्टिस आमिर फ़ारूक की तैनाती का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इस नोटिफिकेशन के बाद कल सदर मुमलिकत आरिफ अलवी जस्टिस आमिर फ़ारूक से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का हल्फ लेंगे। इसके अलावा वज़ारत कानून की जानिब से जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी और जस्टिस अतर मिनल्ला की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इन तीनों जज साहबान से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल कल सुप्रीम कोर्ट में उनसे हलफ लेंगे। यानी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकरीब हलफ बर्दारी है वो ऐवान सदर में होगी और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तकरीब हलफ बर्दारी है वो सुप्रीम कोर्ट के सैरी मोरल हाल में मुनक्कद की जाएगी। अगली खबर नाज़रीन है, साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली से मुतल्लिक दोस्त मोहम्मद मज़ारी, जिन्हें 29 अक्टूबर को पंजाब के महकमा एंटी करप्शन की जानिब से गिरफ़्तार किया गया था 29 अक्टूबर को, और फिर 4 नवंबर को उन्हें जुडिशल कर दिया गया था। आज दोस्त मोहम्मद की जो कन्फर्म ज़मानत है वो 1 लाख के मचलकों के एवज़ जो है वो एक्सेप्ट कर ली गई है। अब इन जो 4 तैनातियाँ हुई हैं, इन 4 तैनातों के हवाले से जो बड़ी तैनाती है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उस तैनाती की वजह से आज नाअहली के 3 फैसले भी जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से जारी किए गए हैं, क्योंकि कल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज का हलफ लेना था तो उनके लिए ज़रूरी था कि जो फ़ैसले उनके पास पेंडिंग पड़े थे वो आज वो फ़ैसले तहरीर करके
और उन्हें जारी करके जाएँ। तो आज जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने नाअहली की मुख्तलिफ़ दरख्वास्तों से मुतल्लिक़, जो कि इमरान खान की नाअहली की दरख्वास्त थी, जो कि फवाद चौधरी की नाअहली की दरख्वास्त थी और साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की नाअहली की दरख्वास्त थी, इन दरख्वास्तों के उन्होंने तहरीरी फ़ैसले जारी किए हैं। तो सबसे पहले जो इमरान खान की डिस्क्वालिफ़िकेशन मांगी गई थी, उनकी बेटी की बुनियाद के ऊपर, जो बेटी है खान साहब की टैरियान, और ये उनकी डिस्क्वालिफ़िकेशन हाफ़िज़ एहतशाम ने जो है वो मांगी थी अपनी एक रिट पटिशन के ज़रिए। लेकिन इस दरख्वास्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जनवरी 2019 में ख़ारिज कर दिया गया था। लेकिन इस दरख्वास्त का जो तहरीरी फ़ैसला है, यानी अब तकरीबन कोई पौने 3 साल के बाद जो है वो, बल्कि पौने 4 साल के बाद जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी किया गया है। इस फ़ैसले में जस्टिस अतहर मिनल्ला ये लिखते हैं कि निजी ज़िंदगी से मुतल्लिक़ ये नाअहली जो है वो अदालत से मांगी गई और इस नाअहली की दरख्वास्त में एक बच्ची के जो बुनियादी हकूक़ हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। तो किसी की निजी ज़िंदगी से मुतल्लिक़ तहक़ीक़ात करना अवाम के मफ़ाद में नहीं, तो लिहाजा इस दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देते हुए ख़ारिज किया जाता है। ये अदालती फ़ैसले का ख़ुलासा आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी और फवाद चौधरी की डिस्क्वालिफ़िकेशन की दरख्वास्त का आज तहरीरी फ़ैसला जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने तहरीर करके जारी किया है। उस फ़ैसले में ये कहा गया है कि जो जज होता है वह मुंतखब नुमाइंदों से बालातर नहीं होता। सादिक और अमीन का जो पैमाना अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के लिए है, वो पैमाना उन गैर मुंतखब नुमाइंदों के लिए नहीं था जिन्होंने मुल्क के ऊपर 75 साला पाकिस्तान की आज़ादी की तारीख़ है, लेकिन उसमें आधी जो मुद्दत है यानी 35-34 साल वो गैर मुंतखब नुमाइंदे मुल्क को चलाते रहे, रियासत को चलाते रहे, लेकिन उनके लिए ये सादिक और अमीन का पैमाना नहीं था। फैसले में कहा गया कि आर्टिकल 62(1) के तहत किसी को नाअहल करना उसके गहरे असरात होते हैं। दोनों रहनुमा को किसी फोरम की जानिब से सज़ा याफ्ता करार नहीं दिया गया, तो लिहाजा ये दरख्वास्तें डिस्क्वालिफ़िकेशन की साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की और फवाद चौधरी की नाकाबिल समाअत हैं और नाकाबिल समाअत करार दे के इन दरख्वास्तों को ख़ारिज कर दिया गया। अगली खबर भी सिंध हाई कोर्ट से है, जिसमें सिंध हाई कोर्ट ने यह कह दिया है कि इनफ इज़ इनफ। अब ये इनफ इज़ इनफ सिंध हाई कोर्ट किस मामले पर कह रही है? ये नाज़रीन मामला है हैदराबाद और कराची में बल्दियाती इंतखाबात का। आपको मालूम है कि सिंध के में जो पहले मरले में बल्दियाती इंतखाबात हुए थे, उसके बाद हैदराबाद और कराची में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरला होना था, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से बल्दियाती इंतखाबात की उस पोलिंग को जो है वो मौखर कर दिया गया था। अच्छा, इस खबर की डिटेल में जाने से पहले पाकिस्तान की जो बदकिस्मती है, जो हमें लीडरशिप नहीं मिलती, चंद ख़ानदान हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत हैं और सालों से, दहाइयों से वही ख़ानदान जो है वो मुल्क के अमूर को चला रहे हैं। कभी एक ख़ानदान, कभी दूसरा ख़ानदान और कभी तीसरा ख़ानदान। अब इसकी वजह, जो बुनियादी वजह है वो यही है कि मुल्क में जो भी हुक्मरान इक़्तिदार में आया, उसने लोकल बॉडी इलेक्शन नहीं कराए, उसने बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराए, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को मजबूत नहीं किया, स्ट्रेंथन नहीं किया। अगर नाज़रीन सिस्टम बल्दियाती इंतखाबात का मुल्क में चलता रहता 1973 का आइन बनने के बाद, तो इस वक्त मुल्क में जो लीडरशिप की आपको एक कमी नज़र आती है, लीडरशिप की जो आपको किल्लत नज़र आती है, तो ये मुल्क में लीडरशिप की कमी ना होती और जो एक अजारादारी आप कह लें सियासत पे चंद ख़ानदानों की पाकिस्तान की सियासत में है, ये सिर्फ कोई ज़रदारी ख़ानदान और शरीफ ख़ानदान का मामला नहीं, बल्कि हर इलाके में कोई ना कोई सियासतदान जो है वो अपने इलाके की सियासत के ऊपर बड़ा हैवी वेट जो है वो करार दिया जाता है। तो अगर ये बल्दियाती इंतखाबात का सिलसिला 1973 के आइन बनने के बाद जारी रहता, तो मुल्क में जो आपको लीडरशिप की कमी नज़र आती है, ये लीडरशिप की कमी इस वक्त मुल्क को फेस ना करना पड़ रही होती। लेकिन बहरहाल सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन की बल्दियाती इंतखाबात की ज़िम्मेदारी है, तो इलेक्शन कमीशन ये अपनी ज़िम्मेदारी क्यों पूरी नहीं कर रहा? तो इलेक्शन कमीशन के वकला की जानिब से कहा गया कि हम तो इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन इंतज़ामिया जिसने इस इलेक्शन में हमें सपोर्ट करना है, उसकी जानिब से कुछ वजूहात बताई गई, जिसकी वजह से पोलिंग की तारीख जो है वो मौखर की गई। और फिर इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत से मोहलत मांगी कि हमें इस मामले में एक इजलास बुलाया है, उस इजलास में क्या फ़ैसले होते हैं, जो भी फ़ैसले हुए उस बारे में सिंध हाई कोर्ट को आगाह कर दिया जाएगा। तो सिंध हाई कोर्ट ने इस मामले पर 14 नवंबर तक इलेक्शन कमीशन को मोहलत दे दी है और जो इजलास बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन में बुलाया गया है, उस इजलास से मुतल्लिक मुफस्सल रिपोर्ट भी आइंदा समात पे तलब कर ली गई है। अब आ जाते हैं जो आज के प्रोग्राम की हमारी सबसे बड़ी अहम खबर है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपने ऊपर कातलाना हमले के जो शवाहिद हैं, जिसमें खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया था कि उन पर जो कातलाना हमला हुआ, उस साजिश में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और DGC
जनरल फैसल नसीर साहब शामिल हैं। तो इस इल्ज़ाम से मुतल्लिक़ खान साहब ने क्या शवाहिद अवाम के सामने रखे हैं, उसकी तफसीलात बताने से पहले एक तो नाज़रीन, जो कातलाना हमला हुआ खान साहब पे वज़ीराबाद पे, आज PTI का वो लॉन्ग मार्च जो है वो दोबारा वज़ीराबाद से शुरू हो रहा है। लेकिन इस कातलाना हमले से मुतल्लिक़ जो फ़ॉरेंसिक इब्तदाई रिपोर्ट है वो मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा साहब की जानिब से अपना साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को पेश की गई। इस रिपोर्ट में एक बात यह कही गई, जो खान साहब पे कातलाना हमला हुआ, कल कुछ PTI के लोग कह रहे थे कि कातलाना हमला करने वाले 2 से ज़्यादा लोग थे, लेकिन इस फ़ॉरेंसिक रिपोर्ट में, इब्तदाई फ़ॉरेंसिक रिपोर्ट में इमरान खान साहब को ये बताया गया है कि उन पर जो हमला आवर थे वो 1 से ज़्यादा थे। यानी कल 2 से ज़्यादा कहा गया, आज उसमें तब्दीली करके कहा गया है कि वो हमला आवर 1 से ज़्यादा थे। और फिर आपको ये पता है कि कल पंजाब हुकूमत ने इमरान खान पे इस कातलाना हमले की तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाने के हवाले से एक इजलास भी बुलाया था। उस इजलास में कहा गया था कि मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाई जाएगी। आज भी उसकी तश्कील जो है वो ना हो सकी, लेकिन खान साहब ने शवाहिद जो है कातलाना हमले के पेश कर दिए हैं, जिससे वो ये साबित कर रहे हैं कि जो उन पर कातलाना हमला हुआ उसके पीछे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और DGC जनरल फैसल नसीर साहब हैं। अब वो शवाहिद, ज़ाहिर सी बात है कि जब से ये कातलाना हमला हुआ था, खान साहब से बार बार एक ही तकाजा किया जा रहा था कि शवाहिद क्या हैं। खान साहब इल्ज़ाम तो लगा रहे हैं लेकिन शवाहिद तो दें। और जो FIR दर्ज होनी थी उसके इंदराज से मुतल्लिक़ भी खान साहब से कहा गया था कि शवाहिद दें तो आपकी मन मर्ज़ी की FIR का इंदराज कर लिया जाएगा। लेकिन अब खान साहब ने खामोशी को तोड़ दिया है और खान साहब वो शवाहिद जो है वो सामने ले आए हैं। और शवाहिद ऐसे सामने आए हैं कि खान साहब ने पहले, आपको पता है कि एक अमेरिकन एंकर को, खातून एंकर को इंटरव्यू दिया था। उसके बाद खान साहब ने एक तुर्की TV को इंटरव्यू दिया है, उसमें भी इत्तफाक से जो इंटरव्यूअर थी, इंटरव्यू करने वाली जो एंकर थी वो भी खातून थी। तो उस खातून ने खान साहब से ये सवाल पूछा कि आप ये बताएं कि आपने जो इल्ज़ामात 3 पब्लिक ऑफिस होल्डर पे लगाए हैं उसको साबित करने के लिए आपके पास शवाहिद क्या हैं। तो खान साहब ने 3 सबूत उस खातून एंकर के सामने रख दिया कि ये मेरे पास जो मैंने इल्ज़ाम लगाया है वज़ीर आज़म पे, वज़ीर दाखिला पे और DGC पे, ये मेरे सबूत जो बार बार मुझसे मांगे जा रहे हैं। अब जो सबूत खान साहब ने पेश किए वो कोई हंसने वाली बात नहीं, बल्कि बड़े सीरियस अंदाज में खान साहब ने वो सबूत उस खातून एंकर के सामने रखे। पहला सबूत खान साहब ने ये रखा कि अब तक मुल्क में जितने भी सर्वे हुए हैं उन तमाम सर्वे में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मुल्क की मकबूल तरीन पार्टी है और 75% जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उनमें 75% ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कामयाबी हासिल की है। तो एक तो खान साहब ने अपने कातलाना हमले में जिन 3 लोगों को नामज़द किया उनके खिलाफ ये सबूत खान साहब ने पेश किया। दूसरा, खान साहब ने सबूत ये पेश किया कि 2013-14 में मॉडल टाउन पे हमला हुआ और इस वक्त जो वज़ीर आज़म हैं और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह हैं, इन्होंने उस मॉडल टाउन के वाक़े में मावराए अदालत जो है वो कत्ल-ए-आम किया था, तो ये कातिल हैं। दूसरा सबूत खान साहब ने ये पेश किया। अब कोई सवाल ये ना करे कि जब खान साहब की 3.5 साल की हुकूमत थी तो इस मॉडल टाउन मामले के ऊपर पंजाब की हुकूमत की अपनी क्या कारकर्दगी थी, ये सवाल पूछना नहीं बनता, क्योंकि खान साहब सबूत दे रहे हैं। तीसरा, खान साहब ने सबूत ये दिया कि 24 सितंबर को मैंने कह दिया था कि मुझे एक कातलाना हमला मुझ पर किया जाएगा और उसे मजहबी जुनूनियत का रंग दिया जाएगा। तो ये 3 सबूत कल खान साहब ने, जिसका बार बार उनसे कहा जा रहा था कि आप सबूत दें कि आपके पास वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, वज़ीर दाखिला के ख़िलाफ़ और DGC फैसल नसीर के ख़िलाफ़ सबूत क्या हैं, तो ये कल सबूत जो है वो खान साहब ने मीडिया पे पेश कर दिए हैं। अब जो मुश्तरका तहकीकाती टीम पंजाब हुकूमत बनाने जा रही है वो ज़ाहिर-सी बात है कि इन सबूतों को एक्सेप्ट करती है, नहीं करती, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ में इन सबूतों की क्या हैसियत होगी ये कोर्ट ऑफ लॉ ही तय करेगी। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हमें नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।